बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी जिसने भारत के अंदर भी खलबली मचा दी कि कुलभूषण यादव जो कि भारतीय एजेंट है उसको सजाए मौत सुनाई गई। और आज हम देख रहे हैं जिस अंदाज में वहाँ से रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं और यहाँ तक बात की जा रही है कि अगर कुलभूषण को फांसी दी गई तो हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, ये भी बयान आया है। और किसी भी हद तक जाएंगे कुलभूषण को बचाने के लिए, ये तमाम चीजें चल रही हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो सरताज अजीज साहब ने कल ही कह दिया था कि भारत का क्या रिएक्शन आता है इस सजा को सुनने के बाद, क्या रद्द-ए-अमल आता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मुख्तलिफ सियासतदानों के जहां ये बयान आए हैं कि जी बहुत खुशाइंद इक़दाम है और बहुत अरसे से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, वहीं पर आज कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने ये बात कर दी है कि कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। तो इस वक्त इस बयान का क्या मकसद है, जब एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए गए हैं और उसके बाद एविडेंस को सामने रखते हुए उसका जो मजिस्ट्रेट के सामने खुद का एतराफ़ी बयान है उस चीज़ को सामने रखते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने ये सज़ा सुनाई है। पहले आपको हम दिखाते हैं कि भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें से कुछ आवाज़ें जो उनकी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने क्या कहा है कुलभूषण यादव की इस सज़ा को सुनने के बाद, वो देखिएगा। इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूं, उनके माता पिता के संपर्क में हूं। 3 बार उन्हें यहाँ मिल चुकी हूं, कम से कम 6 बार उनसे फोन पे बात कर चुकी हूं। और अभी इस घटना से पहले कोई संयोग था, पिछले मंगलवार भी, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मैं उनसे यहाँ मिली हूँ। इसलिए हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस यादव को बचाने का काम। सुषमा स्वराज क्या कहती हैं वो आपने सुना कि कुलभूषण हमारा बेटा है, वो सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं पूरे भारत का बेटा है और उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और इसी किस्म की आवाज जो है वो राजनाथ सिंह जो कि उनके वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी एक बयान में उठाई है। वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कुलभूषण जाधव को जिस तरीके से फांसी दी गई है, तो फांसी का आदेश क्या, फांसी दिए जाने का आदेश किया गया है। फांसी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है उसको लेकर सदन ही नहीं बल्कि सारा देश, अध्यक्ष महोदया, उससे चिंतित है। जहां तक कुलभूषण जाधव का प्रश्न है, जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि वह इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे। मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसीज के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी यही कहा कि कुलभूषण यादव को बचाने के लिए जो कुछ हमारी हुकूमत कर सकी वो करेंगे। और उनके ही एक अहम बीजेपी के रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने क्या कहा है, धमकी क्या दी है उन्होंने कि जी पाकिस्तान कुलभूषण को अगर फांसी देता है
तो भारत बलूचिस्तान को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे, और अगर फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता तो अगले मरहले में हम सिंध को भी आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। तो ये तो बयानात का सिलसिला जारी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे, पता नहीं पहले कौन सा खुशगवार ताल्लुकात हमारे भारत के साथ चल रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम आपको बताएं कि ये जो इनके स्पाइस का या रॉ के एजेंट्स का यहां से गिरफ्तार होना या कुलभूषण यादव का गिरफ्तार होना ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इनके कुछ एजेंट्स जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़े से नाम चंद एक जो है वो आपके सामने हम रखते हैं। रोहिंद्रा कोशक एक जासूस था। 1985 में से जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। उस सजाए मौत को बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था और 2001 में कैद के दौरान ही इसकी डेथ हो गई थी। सुरजीत सिंह 1980 में जासूसी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और फिर 2012 में इसे भारत के हवाले कर दिया गया और सुरजीत सिंह ने फिर भारत वापस जाकर एक बार फिर से खुल्लम खुल्ला इतराफ किया था कि जी वो रॉ का एजेंट है। राम राज 2004 में जासूसी के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन अगले ही रोज जो है वो पकड़ा गया। 2 साल उस पर भी केस चला था और फिर 6 साल कैद की इसको सजा सुनाई गई थी। कुर्बकश राम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको 1988 में गिरफ्तार किया था। 2006 में दीगर 18 भारतीय कैदियों के साथ रिहा करके इसको भारत के हवाले कर दिया गया था। फिर सरबजीत सिंह, जिसको हमारे खुफिया इदारों की जानिब से 1990 में कसूर से गिरफ्तार किया गया था। इस पर इल्ज़ाम यही था कि जी 30 अगस्त 1990 को लाहौर में, फैसलाबाद में बम धमाके किए, 10 बेगुनाह शहरी उसमें हमारे जान बाक हुए थे, 66 जो है वो जख्मी हुए थे। इसको अदालत की जानिब से 1991 में सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ये उसी कैद के दौरान जेल में ही इसका जो है इंतकाल हो गया था। राम प्रकाश एक और जासूस था भारतीय। 1994 में अहम मकामात की फोटोग्राफी के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसे जून 1997 में सियालकोट से भारत वापस जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने इसको 10 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद 7 जुलाई 2008 को सज़ा के मुकम्मल होने के बाद भारत के हवाले कर दिया गया था। सोराम सिंह एक और जासूस भारतीय 1994 में पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश पर जो है वो रेंजर्स ने इसको पकड़ा था। 13 साल इसने कैद काटी और 1988 में भारत के हवाले कर दिया गया। बिलोर सिंह 1971 में रॉ के एजेंट की हैसियत से पाकिस्तान आया। 1974 में से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई और 1986 में से भारत के हवाले कर दिया गया। और एक और जासूस डैनियल नामी 1993 में बॉर्डर क्रॉस करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया था और सजा के मुकम्मल होने पर 1997 में भारत के हवाले किया। यानी इसमें ऐसे कुछ जासूस हैं जिनकी यहाँ पर सजा मुकम्मल हुई और फिर भारत के हवाले किए गए। सरबजीत सिंह जिसको सजाए मौत हुई थी, लेकिन वो अपने सजा के दौरान ही कैद काटते हुए जेल में ही उसका इंतकाल हो गया था। तो अहम सवाल फिर से यही है कि ये जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए थी और अभी जब हम उसको सजाए मौत सुना चुके हैं, फैसला सामने आ चुका है, तो पाकिस्तान से हमेशा यही कहा जाता है कि आप जो बारहा कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं, सबूत हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट के यहाँ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के हवाले से, तो उसको मौसर अंदाज में किस तरीके से टेकअप कर सकते हैं और क्या वो इस एपिसोड के बाद, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद आपने किया या नहीं, और भारत का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रिनाउंड एनालिस्ट हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और कुछ और मेहमान भी थोड़ी देर में हमें कराची और लाहौर में ज्वाइन करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले जो सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आपने सजाए मौत सुना दी, फैसला कर लिया, फांसी हो भी जाएगी? देखिए, तो अब रियासती इदारों का, हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट का और सदर पाकिस्तान का की सवाबदीद है कि आया वो उसकी अपील पे फ़ैसला क्या करते हैं। और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ हसासियत होती है, अगर हुकूमत ने उसको भी पेश नज़र रखा तो ज़रूरी नहीं है कि वो फांसी हो, उसके लिए अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, अगर बैनुल अक़वामी आप कह रहे हैं कि अगर ताल्लुकात, मैं बैनुल अक़वामी मसलन पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात और पाकिस्तान के फिर दूसरे ममालिक, उन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो भारत के भी करीब हैं, तो रियासतों के लिए प्रेशर बिल्डिंग अप ऑन पाकिस्तान। ये प्रेशर की बात मैं नहीं कर रहा, प्रेशर पाकिस्तान को नहीं कबूल करना चाहिए। एक आज़ाद खुद मुख्तार बातमाद कौम के तौर पे पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, लेकिन
बहरहाल इस नौयत के फ़ैसले सोच विचार के बाद किए जाते हैं कि उसके पाकिस्तान के लिए मुमकिन मुज़मरात क्या हो सकते हैं। अब प्रेशर तो अमेरिका ने बहुत असर डाले रखा, लेकिन क्या उसकी वजह से हमारी कोई पॉलिसी तब्दील हुई जिस अंदाज में अमेरिका या भारत चाह रहा था? नहीं हुई। इस मामले में भी प्रेशर से कतई नज़र हमें अपनी कौमी सलामती के तकाजे मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करना होगा। ठीक है जनरल साहब, आपको भी लगता है कि जिस तरीके से इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि यकीनी तौर पे इस मामले पे प्रेशर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की जो आज धमकी सुषमा स्वराज या उनके दीगर वज़रा दे रहे हैं, उस चीज़ को सामने रखा जाएगा? दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सामने रखा जाएगा? मैं एक चीज़ बताऊँ, बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कुलभूषण का मामला तो आज निकला है, तो मोदी के आने के बाद से क्या ताल्लुकात बेहतर हो गए? क्या नहीं किया उन्होंने? मोदी तो वो शख्स है जिसने कि खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान का भी नाम लिया कि जी वहाँ ये और करवा रहे हैं। उसने जो आज़ाद कश्मीर का नाम लिया, उसने गिलगित बल्तिस्तान का कहा और लोगों को वहाँ पे, और ब्रह्मदा गुप्ती और ये वो लोग उनको बिठाया हुआ है। ये आप तवक्को ना रखें कि ये आप कुछ कर देंगे तो उससे उसका नतीजा ये निकलेगा कि साथ मामला ख़त्म हो जाएंगे। जब तनाज़ात की जड़ें मौजूद है वहाँ पे, उनके बारे में आप कुछ नहीं करते तो फिर बाकी मामला तो वही है जो चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब मसला ये है कि जहाँ तक कुलभूषण का ताल्लुक था, जब इसको सज़ा अनाउंस हुई, अगर भारत में थोड़ी सी भी समझ की बात होती और ये, तो अपनी गलती को तस्लीम करना ज़्यादा बेहतर था। अगर आप एक चीज़ के ऊपर शर्मसार होने की बजाय आप धमकियाँ देना शुरू कर दें और आप बजाय इसके कि माजरत खा हों कि जी ये वाक़यात हुए हैं इस तरह, और आप ऊपर से ताल्लुकात और इन चीज़ों का आप बताना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ फिर तो बड़ी ज़्यादती है कि हम उसको उस अंदाज में ले लें। वो तो आपकी अपनी कौमी गैरत और अहमियत के खिलाफ है। अब चीज़ ये है कि ये वक्त वो है जब आपने इससे पहले डोजियर लोगों को दिए तो उन ममालिक ने उस पर देखना भी गवारा नहीं किया, उनकी बात नहीं की। आज वो उनके हमायती सामने है तो उनके सामने ये खोलनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो ये वो वक्त है कि जब आप अपने माथे से वो दाग धो सकते हैं। किसी चीज को खातिर में नहीं लाया जाएगा इस अहम मामले के अंदर, और फांसी लगेगा। एक लीगल प्रोसेस है जो इम्तियाज जिसकी बात कर रहे थे, वो तो रहम की अपील कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता, इम्तियाज नहीं, हम नहीं कह सकते। वो एक लीगल प्रोसेस है जो उसका राइट बनता है, वो चलना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है वो तो मैं नहीं उसकी बात कर, लेकिन अगर उन चीजों सारी के बाद एक आदमी को सजाए मौत रहती है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो आज का इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें आपने कुछ काम करना है। पहले अच्छा, मैं हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक सर, मैं जो आप कह रहे हैं कि काम क्या करना है, मैं आपको एक बात मुकम्मल करता हूं। बात यह है कि हमने दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन भारत ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपने प्रोपेगेंडा से हमें दहशतगर्द दुनिया में बना दिया। अगर हम कर रहे होते 70,000 लोग उधर मरते। अब एक और इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है प्रीमेडिटेटेड मर्डर का। अगर आज आप अपने आप को नहीं बचाएंगे और अगर आप खुल के ये सारे किस्सा सामने नहीं लेके आएंगे तो ये दूसरा इल्जाम है जो आपके ऊपर। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो पीरियड है इसमें पाकिस्तान को क्या करना है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सवाल को आगे लेकर चलेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर में हमें सैयदा आबदा हुसैन साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा बीबी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुलभूषण के मामले पर जिस तरीके से रद्द-ए-अमल आ रहा है भारत की तरफ से, जो उनके वज़ीर दाखिला का बयान है, जो उनकी वज़ीर ख़ारिजा का बयान है, पाकिस्तान को कहीं तोड़ने की बात करते हैं, कहीं मज़ा चखाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जी उसको इंसाफ दिलाएंगे, वापस घर लेकर आएंगे, वो हमारा बेटा है। ये तमाम रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड था, और अगर वाकई था तो हमारे जो मुशीर ख़ारजा हैं सरताज अजीज़ साहब, वो उन्हें क्यों लग रहा था, वो क्यों कह रहे थे कि जी क्या रद्द-ए-अमल आता है, कुछ नहीं कह सकता कबल अज़ वक्त, ये बात है? देखिए, भारत का जो ये रद्द-ए-अमल है, मैं समझती हूँ कि ये तो मुतवक्की होना चाहिए था। साफ ज़ाहिर है कि वो इसमें खासा शोर करेंगे, धमकियाँ भी देंगे। जिन रियासतों से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उन रियासतों को भी माइल करने की कोशिश करेंगे कि हम पे दबाव डालें।
लेकिन ये जितनी भी बात है हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं और हमें कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो फ़ैसला आया है वो आईनी और कानूनी है जी। और हमें हक पहुंचता है एज अ सॉवरेन स्टेट कि हम अपना फ़ैसला जो ये आया है इस पे अमल करवाएं। ठीक है। और ये जो अभी जिस तरीके से आज हमने देखा है कुछ पॉलिटिशियंस को, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान को लेकर कोट किया जाता रहा उन्हें कि जी हम असूली तौर पर, यानी पीपल्स पार्टी असूली तौर पर जो है वो सजाए मौत के फैसले के खिलाफ है। आज खुर्शीद शाह साहब को भी ये कहना पड़ रहा है कि कुलभूषण यादव के फांसी के फैसले के हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपको लगता है कि इस किस्म की आवाज़ें उठाने से आपका मौक़िफ़ कहीं पर कमज़ोर होता है या उनकी डिमांड दुरुस्त है? देखिए, ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ये पार्लियामेंट में तो नहीं जाते, तो अदालतों में ही इनका फैसला होता है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब के सानिया के बाद उनका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सज़ाए मौत के वो ख़िलाफ़ हैं। आसिफ अली जरदारी 5 साल सदर रहे और उन्होंने किसी भी सज़ाए मौत पे दस्तखत नहीं था किया, तो ये उनका पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन इससे मैं नहीं समझती कि कोई हमारी जो सूरत हाल है उस पर फ़र्क पड़ता है या इस फैसले पे उसका कोई असर होता है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्तियाज़ गुल साहब, जो हम बात कर रहे थे पहले कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो आपको याद होगा कि पिछले ही बरस आई थिंक दिसंबर में गालिबन सरताज अजीज़ साहब की तरफ से ही ये बात आ गई थी सामने कि कुलभूषण के हवाले से हमारे पास इनसफिशेंट एविडेंस है। एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। फिर उसमें उन्होंने मुतल्लिका इदारों के हवाले से बात की थी कि उन्होंने वो डोसियर्स उस तरीके से तैयार नहीं किए जैसे कि होने चाहिए थे, तो मैं ये मुकदमा कैसे लड़ सकता हूँ मौसर अंदाज में। यहाँ पे पाकिस्तान को अब क्या करना है? अब तो आपने फांसी की सज़ा सुना दी उसे। देखिए, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। जो सरताज साहब ने कहा कह दिया, वो पुरानी बात हो गई। अभी तो ये कि लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इंडियन मीडिया उसको कोट कर रहा है कि कुछ अर्सा पहले तो सरताज अजीज साहब ये कह रहे थे जी कि वो तो ये कह रहे थे तो फांसी की सजा कैसे दे दी। नहीं, उन्होंने तो इससे इनकार भी किया था कि मुझे तोड़ मरोड़ के कहा गया। हमें इस मेरा ख्याल है हमारा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमने मौजूदा सूरत हाल से कैसे निमटना है। उसके लिए जिस अंदाज में मैं समझता हूँ कमज़ोर अंदाज में ये केस पहले पेश किया गया गुज़िश्ता साल जो पहले 7-8 महीने थे, अगर वैसे ही रवैया हमने इख्तियार रखा हमारी हुकूमत ने, तो ज़ाहिर है फिर हमें कोई बहुत ज़्यादा हमारी बात पे यकीन नहीं होगा बैनुल-अक़वामी लेवल पे। ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौजी और सियासी इदारे मिल के इस हवाले से लायामल इख्तियार करें और जितने भी उनको सबूत मिले हैं या जितना जो एतराफ़ात किए हैं कुलभूषण यादव ने, उसकी बुनियाद पे डिप्लोमेसी की जाए, बाहर लोगों को, गैर मुल्की सफ़ीरों को बावर कराया जाए। और वैसे भी इस पे मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। एक साहब पकड़े गए हैं, उसने एतराफ़ किया है, उसकी मदद से नेटवर्क्स की निशानदही हुई है और उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सज़ा हुई है। इसी तरह बहुत सारी सज़ाएँ भारत ने पाकिस्तानियों को दी होंगी, अमेरिका ने इसराइल के जासूस को सज़ा दी हुई है। जब जासूस का मामला आ जाता है उसमें फिर कौमें फिर रियायत नहीं करती हैं, चाहे कि वो सोचें कि ये हमारे शायद से सियासी कौमी सलामती के हक में ना हो। तो हमें इस बात में उसमें तो आई थिंक ऐसे भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि अमेरिका और इसराइल के भी अगर कहीं पर लोग पकड़े गए और जासूसी का इल्ज़ाम आया तो आपने दूसरे मुल्क को रीजंस नहीं बताए। अमेरिका ने कई इसराइली जासूसों को सजाएं दी हैं इसलिए कि उन्हें ये ख्याल था कि ये उनकी कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस पे मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल फैसला होगा, लेकिन दोनों हमारी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत को मिल के एक लायमल इख्तियार करके उस पर फिर डटे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मुश्किल फैसला जनरल साहब फिर किस तरीके से करेंगे? जिसका इम्तियाज़ गुल साहब राइटली सेड के जी आपने शुरू से ही बहुत कमज़ोर अंदाज में इस फैसले को, इस केस को उठाया। इसको मुख्तलिफ इसके पहलू हैं जिन पे गौर करके और उसके लिए एक प्लान आपको बनानी चाहिए। एक तो यही है कि आज आपके पास मौका है कि आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को इकट्ठे करें, फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लें
आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उनके सामने शवाहिद रखें, इनके कनेक्शन शुरू होते हैं। जो पुराने तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो रिसेंट 2-1 साल आपकी मेमोरी की सारी चीज़ें, वो शवाहिद मौजूद हैं, उनके कनेक्शन मौजूद हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल, बाचा खान यूनिवर्सिटी, सफूरा गोट और सबीन महमूद का कत्ल, इसी तरह ये जो बलूचिस्तान में 2 इंसिडेंट हुए, इनके कनेक्शंस और इनकी प्लान्स मौजूद हैं। अच्छा, अब इनके ऊपर अगर आप दुनिया को कायल करें और दिखाएं तो आपको ये सामने आ जाएगा और लोगों को कुछ ना कुछ हकीकत देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता, वरना उनका नैरेटिव छाएगा, आप पे ऊपर प्रेशर तब आएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो धमकियां हैं उनका भी नोटिस लेना चाहिए और दुनिया को हमें बताना चाहिए। अभी सूरत हाल ये हो सकती है, जो इमीडिएट मुझे समझ में आता है कि कुलभूषण के मामले में इसकी हीट जो उन्होंने जनरेट की है, इस हीट के साथ अगर आज वो कहीं एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दें, एक और टेररिस्ट इंसिडेंट करवा दें, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने का मामला मुकम्मल हो जाता है कि जी ये देखें पाकिस्तान ने ये करा दिया और आप बोल नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप जो टेररिज्म आपके साथ हो रहा है उसका किस्सा ही नहीं खोल रहे। यही मैं जानना चाह रही थी, जिस तरह से अभी पहले बात हो रही थी कि आपकी पॉलिसी जो है वो बहुत डिफेंसिव है, वो नहीं होना चाहिए, तो वो जो एग्रेसिव पॉलिसी जिस तरीके से इंडिया की है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो आपकी क्यों नहीं है? गुजारा करती है, ये तो पॉलिटिक है, ये तो जब हमारे माजरत खान है जो प्राइम मिनिस्टर साहब से जब वो इंग्लैंड गए इलाज करने के लिए, तो एयरपोर्ट से उन्होंने पूछा, किसी ने सवाल किया कि जी आपने बड़ा वो जासूस पकड़ा है इंडिया का कुलभूषण, तो उन्होंने वो जवाब देने के बजाय उनको कहा कि नहीं, इंडिया को भी आपसे शिकायत है, आपको भी, इनको बान की मून की जगह पे लगा देना चाहिए था कि बेटा आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकते, आप बान की मून की जगह पे चले जाएं, क्योंकि आप तो सारी बातें वो कर रहे हैं। अच्छा, ये हालात हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की पोस्ट उधर चले जाते हैं, वहां ठीक थे, क्योंकि सुलह सफाई की बातें तो वही। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि वो केस जिसको आपको बहुत ज्यादा वावेला करना चाहिए था, जबकि भारत में होता है कि जब शवाहिद भी नहीं होते पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान का नाम ले लेकर उनके मीडिया पे उनके हुकूमती वज़रा जो हैं वो आपको जलील और बेइज्जत करने की नाकाम कोशिशें या वो कामयाब किस हद तक हो रही हैं, ये भी हम अपने मेहमानों से जानेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब की क्योंकि बात हुई है, तो एतजाज़ एहसन साहब का भी मुझे वो याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि मैं तो इनाम दूंगा, और ब्लाइंड एसोसिएशन के हवाले से उन्होंने बात की थी कि उनको मैं 50,000 रुपए दूंगा जिस दिन वज़ीर आज़म की ज़बान पे कुलभूषण यादव का नाम आ गया। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्दुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आजकल ये जो एक और ख़बर, और इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से आया भारत कनेक्ट करने की कोशिश करता है या नहीं, कि जो हमारे नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे रिटायर्ड कर्नल साहब की पॉसिबल एब्डक्शन जिसकी बात कर रहे हैं कि वो हो सकती है और वो लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा, और एक ट्रैप के थ्रू जो है वो उन्हें नेपाल बुलाया भी गया। आपको लगता है कि माजी की तरह इस बार भी इस चीज को, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारत कोई ड्रामा रचाने की कोशिश करेगा? जी यकीनन भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा हमको एम्बैरस करने की। ये जो हमारे कर्नल डिसअपियर हुए हैं, ये मामला तशवीशनाक है, क्योंकि अगर वो पाए जाते हैं भारत के पास, तो फिर भारत कोशिश करेगा कि हमें वो उनके ज़रिए से ब्लैकमेल करे। लेकिन हमें बहरहाल भारत की जो भी नकलो हरकत है उसको वी शुड टेक इट इन आवर स्ट्राइड। हमें कोई ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और एक जो हमने फ़ैसला किया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो ये ऐसा होगा, महसूस होगा कि जैसे हमने कोई कमज़ोरी की है, और कमज़ोरी की कतई तौर पे गुंजाइश नहीं। हमें अपने सफ़ीरों को भी अलर्ट करना चाहिए कि जहाँ जहाँ वो तयन हैं, वो मुतल्लका हुकूमतों से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो आगाह करें। यादव ने जो कन्फेशन किया वो उनको पढ़ के सुनाएं, और जो हमारा कानून है और जो अदालत का फ़ैसला है वो भी।
ताकि हमारा डिप्लोमेटिकली हम एक अपना इनिशिएटिव जारी व सारी रखें और भारत को गुंजाइश ना मिले कि वो दूसरी रियासतों के ज़रिए हमें सरअंदाज करने की कोशिश करे। ठीक है, ये जो आपने सुफरा की बात की है, इसके लिए तो आई थिंक ये गिरफ्तारी के बाद भी उनको टास्क किया गया था कि ये करें, लेकिन उस वक्त भी शायद नहीं सुनी गई। लेकिन अब ये जो फांसी का फैसला है, इसके बाद किस तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा अच्छे रंग में सामने ला सकते हैं, ये भी देखेंगे। डॉक्टर सगीर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ये जो कुलभूषण यादव वाला मामला है, इस पर अभी हमारे मेहमान बात कर रहे थे कि शुरू से ही इसको बहुत कमज़ोर तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ी, आप इससे पाकिस्तान जो मौक़िफ़ हमेशा से इख्तियार किए रखे हुए था कि भारत का चेहरा बेनकाब करना है, वो अपॉर्चुनिटी थी। अब इसको जब सजाए मौत सुना दी गई है, क्या चीजें आपको लगता है कि हमारी हुकूमत के अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए जो कि नहीं है इस वक्त? देखिए, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जिसका यहाँ जिक्र भी किया जा रहा है और यकीनन अंडर कंसिडरेशन भी होगी। ख़ास तौर पे आज सुषमा स्वराज साहिबा का जो बयान आया कि भारत उसके लिए हर सतह तक जाएगा, और जिस तरह अभी मैं सुन रहा था कि जो हमारे रिटायर्ड कर्नल हैं हबीब साहब, उनकी एब्डक्शन हुई, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके रिपरकशन, जिसके कंसिक्वेंसेस डेफिनेटली हुकूमत के जहन में होने चाहिए। लेकिन डेफिनेटली हमें इस तमाम मामले में इंडिया की दहशतगर्दी को सामने रखना है। हमारे मुल्क के अंदर जो अंदरूनी खलफिशार में जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो हाथ है, उसको सामने मद्देनज़र रखना है। रॉ के डायरेक्ट जो एजेंट्स हैं उनको सामने रखना है। प्लस कि कश्मीर में जो सूरत हाल जिसका हमें सामना करना पड़ा है, आवाम को सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो फायरिंग हुई है, LOC पे जो मुतादिद बार फायरिंग होती रही, बेगुनाह मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, ये सारी कंसिडरेशन हमारे पास जहन में होनी चाहिए कि जब हमने एक फ़ैसला कर लिया है तो हमें उस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, भारत को बहुत पहले ये मुंह तोड़ जवाब चले जाना चाहिए था कि हम अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आपने एक फ़ैसला कर लिया है तो आप एक उस पर हमें डटना चाहिए, और हमें डटकर पूरी कौम को, अपनी फ़ौज को और पूरी अपनी स्पिरिट को सामने रखना चाहिए कि हमारी सॉलिडारिटी, हमारा जो मुंतज़िम रहना है, हमारा जो मुत्तहद रहना है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज होना चाहिए। और ऐसे तमाम दहशतगर्दी करने वाले जितने भी हेड्स हैं, जितने भी इसके सरगना हैं, जितने भी लोग इसके पीछे, उन सबको एक मुँह तोड़ मैसेज जाना चाहिए हमारा। ठीक है, मुंह तोड़ मैसेज जाना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इम्तियाज़ गुल साहब, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी एक बात की कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम लोगों के लिए एक वार्निंग है, उनके लिए एक पैगाम है। और अब जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ख़राब होने की बात भारत उठा रहा है, आपको लगता है कि उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी कोई ख़ास खुशगवार तो नहीं है। नहीं, इससे तो मेरा ख्याल है कि बाहमी कशीदगी का दौर अभी शुरू होगा जब तक ये मामला तय नहीं होता कि उसकी या तो फांसी पे अमल दरामद हो जाता है या फिर अदालती प्रोसेस के ज़रिए, जब तक ये सेटल नहीं होता उस वक्त तक कम से कम कशीदगी ज़रूर रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर ये फ़ैसले पे अमल दरामद हो गया तो ज़ाहिर है फिर जो उनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला जो भी कह रहे हैं उस पे वो अमल दरामद करेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि इस दौरान खुदा न खास्ता अगर वो इसलिए कि जिस वक्त जो माइंडसेट है, आप ये देखें, जब अभी हसीना वाजिद से नरेंद्र मोदी साहब मिले हैं तो उनके पीछे जो तस्वीर लगी हुई थी वो सुकूत ढाका की तस्वीर के सामने जानबूझ के वो प्रोवोक कर रहे हैं और छोटी जहनियत के लोग हैं। मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि चूँकि छोटी जहनियत है तो छोटी जहनियत के लोगों से फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, और वो जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। उसका लामहला नतीजा ज़ाहिर एक इनसिक्योरिटी की सूरत में बरामद होगा। हमारे जो लोग बाहर हैं या भारत में हैं, सिफारतकार या जो आमद-ओ-रफ्त आम लोगों की जारी रहती है, वो काफ़ी शदीद कुछ अरसे के लिए ज़रूर मुतासिर होगा। बट ये छोटी जहनियत को कब तक आप सामने रखेंगे, कब तक आप इसको मलबूज़े खातिर रखेंगे? क्योंकि वन साइडेड चीज़ें तो कभी नहीं चल सकती। मतलब कब तक आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे कि फिर छोटी जहनियत ना सामने आ जाए? देखिए, आप लश्करकशी तो नहीं कर सकते ना, ऐलान जंग भी नहीं कर सकते भारत के ख़िलाफ़। ये
सोच विचार के साथ इस किस्म के सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस कौमों की ज़िंदगी में इस नौइयत के फैसलों का मतलब नहीं होता कि आपने पसपाई इख्तियार कर लिया, हार मान लिए, बल्कि कैलकुलेटेड फ़ैसले होते हैं। चीन से हमें सबक लेना चाहिए। उन्होंने कई मौके पे इस नौइयत के फ़ैसले किए हैं जो कि बज़ाहिर लगता है कि शायद उनकी पसपाई हो गई है, लेकिन आप अपने इज्तमाही मफाद की खातिर एक स्टेप बैक जो होता है, एक कदम पीछे। तो अगर जनरल साहब इम्तियाज़ गुल साहब की बात सही तस्लीम कर ली जाए, जो वो कह रहे हैं कि लश्कर कशी भी नहीं आप इख्तियार कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो छोटी जहनियत के लोग हैं, तो फिर तो हम वज़ीर आज़म साहब को भी ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी फिर सही कर रहे हैं खामोश होकर, अगर वो देखा जाए। आपको प्रोसेस देता हूँ। देखिए बात ये है, इस वक्त भारत एक एग्रेसिव मूड में है। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि उसको एग्रेसिव से डिफेंसिव मोड में डाल दें, और डिफेंसिव मोड में डालने के लिए ये साबित करना दुनिया के सामने ज़रूरी है कि भारत ये करतूत करता रहा है। जब आप उसके चेहरे को बेनकाब नहीं करेंगे तो फिर जो इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल होंगी, वो दुरुस्त आगे जाएगा। ये मेहनत का काम इस वक्त है कि जब आपने पूरी तरह दुनिया के सामने साबित करना है कि ये जराइम हुए हैं और इनका खमियाजा भुगतना होगा भारत को। अगर हम उसके बाद कोई लीनियंट व्यू लें तो वो दुनिया को पता होना चाहिए कि ये हमारी कौम की मेहरबानी होगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ बावर कराना इंतहाई ज़रूरी है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक इल्ज़ाम आपके ऊपर पहले लगा हुआ है, दूसरा तैयार है, क्योंकि आप लोग हिल नहीं रहे। आपका फॉरेन ऑफिस जो है उसमें कोई हिलजुल नहीं है, कहीं को किसी किस्म का बयान, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जहां ये लगे कि जी आप उन चीज़ों का जवाब देने के लिए तैयार हैं जो भारत आपके ऊपर लगा रहा है। अगर यही हालात हैं तो फिर फैसला सुना दिया, दुख और आप शिकायत किससे करें, बता दिया, उसके बाद दफ्तर खारजा में फिर एक हंगामी इजलास तलब किया। जो हुक्मरान, जो हुकूमत, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं ला सकते तो आप शिकायत किससे करें? फिर भारत के साथ क्या रोना हुआ? दुख तो यही है कि हम रुलते रहे, मरते, हमारे 70,000 लोग मर गए, इल्जाम हमारे ऊपर लगता रहा कि आप दहशतगर्दी कराते हैं, और यहां जूं नहीं देंगे किसी के ऊपर। वो सुलह सफाइयों की बात करते रहे, वो आलू गोश्त की बातें सुनाते रहे हमें। सही है, तो फिर वो ट्रेड की, सुलह सफाइयों की जो बातें हैं, तो इस बार क्या ऐसा बदल जाएगा कि आपको तवक्को है कि जी वो नहीं बदलेगा? तो आवाम को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। तो तभी वादे कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये दुख है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, और वो एफर्ट्स, वो कोशिशें, वो काविशें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, तो अब कैसे होंगी? या क्या वो तरीका हो सकता है कि हुकूमत को ये बावर कराया जाए कि ये इकदाम अब आपको उठाने पड़ेंगे? इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आबदा बीबी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वाक़े के बाद जिस अंदाज में तमाम बयानात हमारे सामने आ रहे हैं कि जी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, एतराफ़ी बयानात उसका मौजूद है, वो 6 मिनट की एक वीडियो भी दिखाई गई थी। ये भी बताया जाता है कि जी कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं, मुल्क का एक कानून है और उसी के तहत ये तमाम फैसले किए गए हैं, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो बात जनरल साहब और इम्तियाज़ साहब यहाँ पे कर रहे थे कि अगर वो एफर्ट्स आप नहीं करेंगे, जिस हवाले से आप बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि भारत यहाँ दहशतगर्दी कराता है, भारत ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है, वो खामोशी अगर रहेगी तो फिर किस तरीके से आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे? फिर आपकी इस बड़ी अचीवमेंट के बावजूद भी आपकी नहीं सुनी जाएगी। देखिए सादिया बीबी, ये खामोशी का तो सवाल ही नहीं है। हमें बड़े ज़ोर और शोर से इस बात का प्रचार करना चाहिए कि ये यादव कैसे पकड़ा गया, इसने क्या इतराफ़ किया, इसका क्या नेटवर्क था, और फिर इन तमाम बातों के बायस उसको सज़ा हुई है। ये इसका हमें बिल्कुल प्रचार करना चाहिए, हर सफारत खाने को भी और मुल्क के अंदर भी हमारे मीडिया में के ज़रिए से। हम इस बात को अगर ढीला छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा। सो हमें तज़किरा जारी और सारी रखना चाहिए, और जो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है बिलखुसूस वो हमें उसको प्रिंट मीडिया में बड़ा ग्राफिकली डिस्प्ले करना चाहिए है।
ताकि मुल्क में अंदरून भी और बैरून, आपको पता है जो अंदर बात होती है फिर वो बाहर ज़रूर जाती है, तो बैरून रियासतों को भी अंदाज़ा हो कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बायस तकलीफ़ था और पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने बड़ी हिम्मत करके और इसको धरा और इसने सारी बात जो थी वो उगल दी। तो अब तो पाकिस्तान की अदालत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ये सज़ा सुनाएं जो कि उन्हें सुनाई है, और इस पे अमल दरामद अब करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये साबित करने के लिए कि हम एक मजबूत रियासत हैं, हम खुद मुख्तार रियासत हैं और हम अपने मफादात की पैरवी करना जानते और समझते हैं। और फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटी बर्पा की जाती रही है हिंदुस्तान की जानिब से, उम्मीद हम कर सकते हैं कि उसमें कमी आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी उम्मीद है कि इसको भारत एक वार्निंग के तौर पे, एक मैसेज के तौर पे देखेगा, क्योंकि अभी तक जो रद्द अमल है, अभी तक जो बयानात हैं वो तो आपको मजीद धमकियां दे रहे हैं कि जी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, हम सिंध को भी आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे, हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे, पाकिस्तान तोड़ने की धमकियां आ रही हैं। अजमल कसाब वाला जब वाक़या हुआ था तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से उस अंदाज में कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाया गया था। हमारा मौक़िफ़ यही था कि अगर आपके पास शवाहिद हैं तो आप कार्रवाई करें और भारतीय कानून के खिलाफ अगर आप उसको सजा देना चाहते हैं तो दें। हमारा उस तरह से मौक़िफ़ नहीं सामने आया था। ये जिस तरीके से भारत का आ रहा है कि हमने वावेला करना शुरू कर दिया और हमने कहा कि पाकिस्तान जो है वो गलत कर रहा है और गैर कानूनी काम कर दिया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये शवाहिद जो हमारे पास हैं कुलभूषण यादव के खिलाफ, उनको सामने लाना चाहिए, मंजर आम पर लाना चाहिए और फिर उसको बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम शेयर करें? देखें जी, जहाँ तक बात है भारत की धमकियों की और गिदर भपकियों की, तो देखें ये तो ऐसा सिनारियो है कि भारत यही सब कुछ करता है, करता रहेगा और करता रहा है, ठीक है ना। तो एक तो इस पर मनसूल कौम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए। फ़र्क ये होता है कभी वो बोल नहीं रहे होते और कभी इसी तरह खुलकर आ जाते हैं सामने और अपने अज़ाइम के, मकरू अज़ाइम का बरमला इजहार करने लगते हैं। तो पाकिस्तान को तो अपनी स्टेट को देखना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी आवाम को देखना चाहिए कि पाकिस्तान को फ़ायदा किस चीज़ में। पाकिस्तान का फ़ायदा दहशतगर्दी का खला खमाने में, पाकिस्तान का फ़ायदा इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं रॉ की, उसकी बेखुनी में है। तो इसमें पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। वो इस किस्म के तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। हमें बाइसियत मुल्क, हमें बाइसियत एक रियासत, एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद कौम खड़े होना चाहिए और हर फर्द जो हमारी इस्तेहकाम के साथ, हमारी आज़ादी के साथ, हमारी सालमियत के साथ खेले, उसको इसी तरह से हमें इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है। वरना हर टॉम डिक एंड हैरी आपकी सालमियत से खेलेगा, आपकी आज़ादी से खेलेगा और फिर आप कौम नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक आज़ाद मुल्क नहीं रह जाएंगे, फिर जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है, अपने मौक़िफ़ को इंडोर्स करें, अपने मौक़िफ़, अपने स्टांस पे स्टैंड लें और भरपूर तौर पे हमें बाइसियत एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद कौम, पूरी दुनिया को मैसेज देने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदरूनी मामलात में, अपने अंदरूनी जो भी हमारी चीज़ें हैं उसके अंदर हम बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहते। दहशतगर्दी के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है और इस किस्म के जितने भी एजेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे अपनी तमाम कार्रवाइयों को समेट लेना चाहिए और पाकिस्तान से उनका बोरिया बिस्तर गोल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर स्टैंड की ज़रूरत है। चाहिए यही क्लियर स्टैंड जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को अपनाना होगा, अपने मौक़िफ़ पर डटना होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो रिटायर्ड कर्नल जो हैं वो डिसअपेयर हैं, उनका कुछ मालूम नहीं है, तो कल से इस फांसी की सज़ा के बाद से बड़े लोगों को बर्लिन ब्रिज भी याद आ रहा है, मूवीज़ में भी दिखाते, एक्सचेंज ऑफ स्पाइस, कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है? नहीं देखिए जी, तो ये दोनों का मुवाजना नहीं किया जा सकता है। कुलभूषण यादव एक हाजिर सर्विस नेवी का अफसर बताया जाता है, वो जो नहीं मानते वो रिटायर्ड कहते हैं जी, वो भले वो कहें, लेकिन अगर हमारे हुकाम कहते हैं तो वो ठीक कहते होंगे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन के जरिए पता चला लिया होगा
कर्नल साहब हमारे जो गए हैं, पता नहीं भोलपन में चले गए, मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, काफ़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की कि इस तरह वेबसाइट पे कोई किसी को नहीं बताता कि हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, आप आ जाएं। तो हमें तो ये बताया जा रहा है कि इस तरह उनको बिजनेस क्लास, तो अगर इस किस्म की बात है तो उससे मेरा ख्याल है कि उनसे कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हो सकता। ख़ासतौर पर जो कहा जाए कि वह इंटेलिजेंस इदारे में रह चुका है, तो मैं नहीं समझता कि उनको ये काम करना चाहिए था। और उस मेरा ख्याल है इस अमल की सज़ा भी उसको गालिबन इसी तरह मिल जाएगी अगर सिर्फ उसकी खातिर एक उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने, जो कि अपना एक इज्तिमाई मौक़िफ़ है, उसको कुर्बान कर दिया। तो वो जो मर्जी हो जाए, इस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते, वो फिर नहीं पाकिस्तान की क़यादत को कोई माफ़ नहीं करेगा मेरा ख्याल। ठीक है जनरल साहब, मैं बिल्कुल ये इम्तियाज़ बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आपके पास एक बिल्कुल सॉलिड जायज़ केस है, सही है, आप किसी की हमाकत के लिए उसको कुर्बान नहीं कर सकते। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो एक इंडिविजुअल की अपनी कर, उसके लिए और कोशिशें बहुत की जा सकती हैं, उसका मुकदमा लड़ा जा सकता है, जैसे जिन हालात में उसको पकड़ा गया वो सारे सबूत हम सामने रख सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसका इसके साथ लिंकेज रखना वो कबूल नहीं हो सकता कि कुलभूषण वाले केस से उसकी लिंकेज जोड़ी जाए, वो मेरा ख्याल है किसी को भी कबूल नहीं करना चाहिए, वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, और लास्टली मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने, इम्तियाज साहब ने, आबदा बीबी ने, डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं, जो हुकूमत से तवक्कुआत लगाई हैं, वो पूरी हो जाएंगी? पनामा का फैसला आने दें, मुझे लगता है कि शायद पिछले 4 साल की तारीख बताती है, पिछले 4 साल की तारीख बताती है कि कोई ऐसी चीज पूरी नहीं हुई, लेकिन दुआ यही करते हैं कि शायद आज कोई कोशिश करे और हो जाए, क्योंकि ये हमारी अपनी दुआ करते रहनी चाहिए, कोई भी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है।